बात जो कह रहे थे, ये जो हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात सीडीएस कह के गए हैं विपिन रावत, और उस पर अक्सर चर्चा होती है, ये जो आधा फ्रंट है जिससे हमको निपटना है, क्या आपको लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है और निर्णायक होगा? प्रधानमंत्री ने बहुत जरूरी बात को रेखांकित किया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वायु सेनाध्यक्ष ने कहा था कि बालाकोट का जो भूत था उसको हमने संभालने में कामयाबी हासिल की ऑप्शन नंबर में, क्योंकि हमारे पास वो इमेजरी थी, हम कह पाए। ऐसा क्यों कहना? ये निश्चित रूप से वो शब्द ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ज्यादा हर्षोत्साहित करते लोगों को, वो इसके पीछे उनका डर था कि जब बालाकोट ऑपरेशन में तो भारत में भी लोगों ने उस पर हमारे अचीवमेंट्स पर जो है शक किया। वो बताता है कि एक धड़ा है जो भारत की विकास को, शायद वो डीप स्टेट से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वो निश्चित रूप से एक बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। और उसके बीच में जो ये तत्व हैं, ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो एक दुखदाई है। जो छुटपुट घटनाएं हमारी, हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, अभी एस&पी ने हमारे जो है क्रेडिट रेटिंग को भी इम्प्रूव दिखाया है और काफी अच्छी रिपोर्ट दी है, ताकि वो टैरिफ वॉर के बाद भी हम उसका कुशलता से सामना कर पाएंगे। ये जो दो बातें हैं, एक तो सुरक्षा घेरा देना रंजीत जी, और दूसरी बात कि इंटरनली जो घुसपैठ हुई है उसको पहचानना और उनको रिपोर्ट करना वापस। बिल्कुल। इसमें एक बात, इस बात पे गौर करिए दिनेश, कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो जितनी बातें कही, उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी थी जो कि उनकी सरकार की प्राथमिकता और इस देश की जरूरतों को रेखांकित करती है। और चूंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक बात जिस पर कि सियासत का होना या गर्म होना सियासत का तय है, जिस पर कि बहुत पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में हो सकती है, वो यही है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अबे हाई पावर डेमोग्राफी मिशन क्या है? ये अभी इसकी रूपरेखा बहुत तय नहीं है। तकलीफ उनको होगी जो कागज नहीं दिखाएंगे, ये वाला गैंग। यस, तो अभी एक रूपरेखा तय नहीं है कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं और देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कि जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका चरित्र था, बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, उसका जो स्वरूप था वो बिगड़ रहा है, बदल रहा है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो घुसपैठिए हैं वो इस देश की बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, वो उनके निशाने पे हैं। ये महत्वपूर्ण बात कही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि टाइम्स नव भारत ने इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी खबरें आपको दिखाई है समय समय पे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड में बांग्लादेश से आए हुए लोग जो बस गए हैं आकर बड़ी संख्या में, उन्होंने वहां के पूरे डेमोग्राफी को किस तरीके से बदल दिया है, जनसंख्या के स्वरूप को कितना बदल दिया है। एक टर्म है वहां दिनेश, जो कि वहां बहुत चर्चा में रहता है, बहुत कॉमन है, जमाई टोला। ये जमाई टोला क्या है आपको पता है? झारखंड में जमाई टोला का मतलब यह है कि वहां पर बड़ी संख्या में वैसे लोग बसे हुए हैं जो कि बाहर से आए और उन्होंने स्थानीय आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह किया और वहां पर उन्होंने अपनी जमीनें वगैरह बना के और एक अलग अलग गांव ही बसा ली। वो निश्चित रूप से वो सारे घुसपैठिए हैं और वो ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और इसीलिए उनका जो उनकी उस मोहल्ले या उस गांव का नाम जमाई टोला हो गया। और ये जमाई टोले आज की तारीख में झारखंड के बहुत सारे जिलों में बड़ी संख्या में उगाए हैं। और मुझे लगता है कि हरिशंकर तिवारी जी भी हमारे साथ, विजय शंकर तिवारी जी माफ कीजिए, जब जुड़ रहे हैं, तो विजय शंकर तिवारी जी जब जुड़ रहे हैं तो देखिए कि भाषण के बाद उन्होंने चाय पी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब चाय पी रहे हैं वो भाषण पूरा सुनने के बाद। बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई बात नहीं जिसको नीचे रखा जा सके, लेकिन फिर भी वो बात जो आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे बड़ी बात कही गई? दिनेश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश की ताकत क्या है और देश की कमजोरी क्या है, दोनों बातों से देश को जागरूक किया है। कमजोरी हमारी ये हो गई कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके जो जिले हैं, वो इस्लामिक, बहुसंख्यक इस्लामिक हो गए हैं। देश के अंदर भी है, बहुत सारे घुसपैठिए देश के अंदर भी हैं और सीमा में भी हैं। और ये केवल आया नहीं है, इनको बसाया गया है, पूरी योजना के साथ बसाया गया है और जिसका परिणाम हमें बार बार देखने को मिल रहा है। तो माननीय
प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ये सचेत किया है कि चाहे सीमा है और चाहे अंदर है, इन प्रकारेण जो धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है और उसके सपोर्ट में भारत की राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। अभी SIR की बात कर रहे हैं अभी बिहार में, तो क्या हुआ यहां पर? कौन लोग बाहर जा रहे हैं? चिंता किनको है? ये बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो धर्मांतरण है यही राष्ट्रांतरण है। जो कश्मीर है, अगर हिंदू बाहुल्य कश्मीर होता, उस समय सीमावर्ती क्षेत्र हिंदू बाहुल्य होते, तो आज ये एक दूसरा देश पाकिस्तान नहीं खड़ा होता। इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के षड्यंत्र, गजवाए हिंद की जो बात बार बार की जाती है, वो बात साकार करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश, पाकिस्तान सहित, इस्लामिक राष्ट्र सहित और भारत के कुछ गद्दारों सहित, इस देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया। लेकिन अब एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, ये जो आप कह रहे हैं, देखिए प्रायोरिटी में सबके दिमाग में जो चीजें इस समय टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है एक तरीके से भाषण में कही हुई, उनमें से ये एक बात है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए कि अगर एक जगह आप इलेक्टोरल जो आपकी सूची है उसको आप जाकर करेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो लोग घुसपैठी हैं उनको तलाशा जाए, जो नहीं रहे इस दुनिया में कम से कम उनको डिलीट किया जाए, हटाया जाए, तो उसको लेकर एक पूरा बवाल, एक पूरा सिस्टम उसके लिए काम करने लगता है। ऐसे में अगर ये होगा, ये हाई पावर्ड एफर्ट जो होगा कर्नल उत्कर्ष, ये आप एक सैनिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते और इस समय जो चल रहा है देश में उसको देखने वाले साक्षी होने के नाते कितना मुश्किल या आसान पाते हैं? ये मुश्किल आपके पास आता हूं तिवारी जी, ये कर्नल उत्कर्ष से मेरा सवाल था। आता हूं सर आपके पास जी। ये मुश्किल यूं है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से शासन में है। डेमोग्राफी के बारे में उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा गया है, तो यहाँ पर अभी तक जो है इस पे बहुत बड़ा काम ये लोग कर नहीं पाए, फिट एंड स्टार्ट्स में होता रहा है। तो अभी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जो है वो एड्रेस तो करेगा कई चीजें सीमावर्ती जिलों में जहां पर डेमोग्राफी जानबूझ के बदली गई है। ये हर भारतीय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और यहां पर जो आप बात कर रहे थे पॉइंट 5 फ्रंट इसके खिलाफ खड़ा नजर आता है और हर बार इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाता है कि भारत के इलेक्टोरल रोल से ऐसे तत्वों को न निकाला जाए जो कि किसी दिन भारत की डेमोग्राफी नहीं, भारत की शासन पद्धति को भी बदलने की वो रखते हैं, दम रखते हैं। और ये एक चीज है, इसको हाईलाइट किया है। मानते मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मिशन का एक कोई ब्लूप्रिंट भी होगा और देखता हूं किस तरीके से होता है। क्योंकि नहीं, लेकिन एक चीज लगती है सर, देखिए ना आप, 370 हो, राम मंदिर हो, ये जो बड़े बड़े फैसले हैं, यूसीसी को लेकर जो काम हो रहा है या फॉर दैट मैटर वक्फ को लेकर जो काम हुआ है, ये तो यही लगता था ना कि ये कैसे होगा। इसी तरीके से ये जरूर लग रहा है अभी फिलहाल जिस तरह से हो हल्ला मच जाता है, कहीं शाहीन बाग होने लगता है, पेपर नहीं दिखाएंगे होने लगता है, कहीं मुझे लगता है कि ये भी मुझे अभी तक आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन अब ये हाई पावर्ड जो बात जोड़ दी गई है, मुझे लगता है बड़ी तेजी से इसमें काम होने वाला है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि भारत के अंदर बाहर से आना और नागरिकता प्राप्त करना, अवैध रूप से रहना और सारे कागजात बनवाना एक तरीके से खेल है और ये इस खेल को बंद होना चाहिए। हमें हर जगह मिलते हैं और लेकिन हम इन्हें कर नहीं पाते, हम इनके सामने सिस्टम असहाय दिखता है। तो मेरी यही उम्मीद है कि हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन का एक ब्लूप्रिंट होगा और पुख्ता काम करेगा। सर ये तो ये वाली बात हो गई कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम अपने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएंगे, तो हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत और इतना फूल प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि घुसपैठिए पहुंच ना पाए, इनको कागज ना मिल पाए कहीं से। ये भी तो दुरुस्त करना होगा। वो लोग इसके पहले जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, किसी भी तरीके से उनको पिन पॉइंट किया जाए, उनको आइडेंटिफाई करके सजा दी जाए। दिनेश देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना कि इस देश में जिस तरह की राजनीति रही है ना, तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें एक लंबे समय से या तो इस तरह की गतिविधियों को, घुसपैठ जैसी चीजों को या तो प्रमोट किया गया या फिर उसको इग्नोर किया गया।
लेकिन इस पर कभी भी, यहां तक कि जो मौजूदा सरकार है उसने भी पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसे नहीं किया है। ये बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि भाई पिछले 10 सालों में क्या घुसपैठ की समस्या कम हो गई? नहीं हुई ना। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको चिन्हित करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, क्या वो काम हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। और आप देखिए कि आज भी ऐसे देश के ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं जहां पर कि कोई मुद्दा ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है घुसपैठियों को लेकर, इस जग जाहिर है, सारी दुनिया को पता है। असम में इसके पहले दशकों तक क्या होता रहा, आजादी के बाद से लेकर के ऑलमोस्ट 90s तक, या इवन कहें कि 2000 के बाद भी जिस तरह की सरकारें थी, जिस तरह की पॉलिसी थी, उसमें घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। घुसपैठिए बाद में आते थे, उनका राशन कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स पहले बन जाते थे साहब। एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि सरकार की मशीनरी भी इन्वॉल्व, जिसमें कि सरकार का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, जो कि उनके लिए उनके घुसपैठ को फैसिलिटेट करता है, जो कि उनके राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी, उनके तमाम आधार कार्ड, वो सब पहले से बनाकर तैयार रखते। भाई आप आइए और आपका स्वागत है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आएंगे तो उनके वोट बैंक में आप इजाफा करेंगे, इजाफा कर देंगे। तो अब ऐसी चीजों को जब प्लग किया जाएगा, अब जरा ये हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान ने भी बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री का भाषण सुना है। हाजी नाजिम खान, आह्वान किया गया है कि हम अपनी विविधता को अपनी ताकत में परिवर्तित करने का हमेशा से मादा रखते आए हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, किसी की लकीर छोटा करने के बजाय अपनी लकीर लंबी की जाए और देश को आगे समृद्ध भारत बनाने की तरफ ले जाया जाए। आपने कैसे देखा इस भाषण को? हाँ दिनेश जी, देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ आपको। और देखिए दिनेश जी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से भाषण है, बहुत ही सराहनीय भाषण है। और दूसरी बात एक और है दिनेश जी, देखिए हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने किस तरीके से परचम लहराया था, तो पूरे भारत के 140 करोड़ की आबादी देश के साथ थी और मुल्क के वजीर आजम के साथ थे। किसी ने ये नहीं कहा कि भी हम देश के साथ नहीं है। और रही बात यहाँ पर घुसपैठियों की, तो कहीं ना कहीं दिनेश से घुसपैठिया जो है भारत के अंदर आते कहां से, ये बड़ा गंभीर मामला है। और जबकि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बड़ी स्ट्रांग है, हमें अपनी देश की सेना पर बड़ा फक्र है। और दिनेश जी, मैं देखिए नाजिम साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का ये जो अब प्रयास किया जाएगा, और जाहिर है इसमें तेजी आएगी कि घुसपैठियों को पहचाना जाए, सिस्टम में रह रहे वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको भी पहचाना जाए और इनसे छुटकारा पाए देश, तो आप भी इसका स्वागत करते हैं ना? हाँ दिनेश जी, देखिए जो देश हित के फैसले होते हैं हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं। और दिनेश जी देखिए, एक चीज मैं कहता हूँ कि देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की इस पाक सरजमी पे अल्लाह ने हमको पैदा करा। और देखिए भारत तो हमारा भारत हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। और यहाँ भारत के अंदर जो घुसपैठिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहां से आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारे देश के बॉर्डर पे सेना बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो सवाल है कि भी अंदर आने के बाद तो आज कौन कर रहा है, आपने पूरा भाषण सुना, फिर प्रधानमंत्री नाजिम साहब, ताकि घुसपैठिया जब प्रधानमंत्री ने सारी बातें कही, उसके बाद कहा जय हिंद, तो हम लोग भी यहां पर जय हिंद कह रहे थे। और जब उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो हम सब भी यहां भारत माता की जय कह रहे थे। आप भी कह रहे होंगे, मुझे लगता है, जहां आप बैठे हुए। हाँ देखिए, मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ दिनेश जी, और जय हिंद की बात करता हूँ, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। और जिस तरीके से तो ये जो आपने ये जो डिमार्केशन किया ना, अभी यहीं पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन अब इसको लेकर गीतांजलि जी के पास जाता हूँ। गीतांजलि जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जो कहते हैं ना कि गुड सेंस इज प्रिवेलिंग, जो लोग अब शायद मतांतर रहे, अब उनको भी शायद ये बात समझ में आ रही है, ज्यादा जरूरी यह है कि हमने जो डेडलाइन सेट की है अपने देश को विकसित बनाने के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए सब कुछ भूल के उस तरफ काम करें, और मुझे लगता है ये सेंस प्रिवेल करेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, मैं कहूंगी इस डिस्कशन के बाद भी कठिनाइयां देश में बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। 10 साल से 8 साल से क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, प्लग करना उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और आज उन सॉल्यूशंस की तरफ काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में बात करना
या उसके तरफ अपने एक्शंस को या एक एक्शन प्लान बनाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और एक वो 1 साल में होगा, कितने दिन में उसके एफर्ट्स दिखेंगे, 2 साल में दिखेंगे, वो अभी मुझे लगता है कि वो चीज हमें अभी पार करनी चाहिए। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे कि आज देश उस नेतृत्व में है कि हमें ये पता है कि हमारे पास क्या कठिनाइयां हैं एक विकसित देश बनने में, एक समृद्ध देश बनने में। तो उनको आज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी तरफ सॉल्यूशंस। ये लेकिन जब प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी आज लाल किले की प्राचीर से कि हम लकीर लंबा करने में हम सब अपनी ऊर्जा लगाएं, लकीर छोटी करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, इशारा क्या था आपके हिसाब से रंजीत जी? मुझे लगता है कि वो देश और विदेश दोनों तरफ इशारा था। हाँ। जो देश की पार्टियां हैं जो कि आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं, उनकी उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश करती रहती हैं, भाई उनका कहना है कि हमारी उपलब्धि कम करके दिखाने या कमतर बताने से हमारी उपलब्धि कम नहीं होगी, क्योंकि जो हो रहा है वो देश और पूरी दुनिया देख रही है ना। और क्या इसमें ट्रंप को भी ये मैसेज था क्या? ट्रंप के लिए भी एक मैसेज है, बिल्कुल है भाई। जब हम कह रहे हैं कि हमें, जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, तो किसको कह रहे हैं? वो ट्रंप को ही तो कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर है ये मैसेज जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से खड़े होकर जो बातें कही है, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ पैगाम है उसमें, और ट्रंप के लिए तो निश्चित रूप से है। और क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड पैक्ट होने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और इस बीच बार बार उनका इस बात पे जोर देना, देश के सामने इस बात को शपथ के रूप में कहना कि मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसा नहीं होने दूंगा, तो ये मैसेज है कि हाँ अब इससे आगे बढ़ के बात करो, ये तो तय है, ये तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अब इसके आगे बताओ कि क्या हो सकता है। और ये बात जब कही गई, हालांकि प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से मालूम है कि कहां कौन सी बात नाम लेकर कहनी है और कहां अपने आप संदेश चला जाएगा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कर्नल उत्कर्ष भाषणों में क्या क्या था? देखिए, ये जो आपने कहा कि लकीर छोटी या लकीर बड़ी करने के लिए किसी भी मुल्क की विकास प्रक्रिया में एक स्थान आता है जबकि उस मुल्क का कंपटीशन स्वयं उससे हो जाता है। भारत आज उस ट्रेजेक्टरी में पहुंच गया है कि हम अपने ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। हम आज, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। अब ये यहाँ पर जो 2-3 चीजें उन्होंने कही, पहली बात जो आजकल एक नया एक्सरसाइज शुरू हुआ है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट किया जाए, इंडिया को बांग्लादेश के साथ हाइफनेट किया जाए। तो वो उन्होंने कहा कि लकीर छोटी बड़ी हम अपनी लकीर खुद बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को भी संदेश दिया, और इसके साथ एक छोटा सा संदेश अपोजिशन पार्टीज को भी दिया है कि आप लकीर मिटाओ मत, लकीर बड़ी करने की कोशिश करो। आंतरिक झगड़े जो हैं, जो विकास के रास्ते में पड़ रहे हैं, इन्हें दूर करा जाए। बात आती है जियोपॉलिटिक्स की। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज कही गई है, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स के समीकरण साउथ एशिया में बदल रहे हैं और उसके 2 बड़े प्लेयर उभर रहे हैं, अमेरिका और चीन, और जिनसे दोनों से भारत को चुनौती मिल रही है। तो आज ये संदेश गया है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भरता हमारी सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए नहीं होगी, सामरिक प्रगति के लिए भी होगी। हम अपना स्वतंत्र जो है सुरक्षा करना जानते हैं, और हमारे लिए एक लक्ष्य है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम 4थी बनेंगे, हम 3री बनेंगे, और डबल डिजिट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर दिखाएंगे। एक बहुत लंबी चीज उन्होंने 10 साल का जो दिया है फ्रेमवर्क, वो उस तरफ इंगित करता है। और आज अमेरिका में भी इस भाषण के डायसेक्शन हो रहे होंगे, इंटरप्रिटेशन हो रहे होंगे, क्योंकि ये बात कहनी जरूरी थी कि ट्रंप हमें हल्के में ना ले। वैसे बहुत सारे लोग शायद ये उम्मीद भी कर रहे थे, डीके पांडे सर,
कि शायद सीधे सीधे नाम लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़ा खार खाए हुए हैं भारत में कि ट्रंप ने तो हद मचा रखी है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि वैसे जो अगर हम पिछले भाषणों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कभी किसी को चिन्हित करके नाम लेकर सीधा आक्रमण किया हो, लेकिन शाब्दिक रूप से जो उनको संदेश देना हो हमेशा देते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रंप का ये जो टैरिफ डिप्लोमेसी है, और कुछ लोगों ने मीडिया में इसको टेररिज्म भी कहा है, क्योंकि एक तरफा टैरिफ थोपना ये कहां तक उचित है, ये जो है प्रश्न है बहुत बड़ा। आर्थिक रूप से हमें पता होना चाहिए कि 2% ही ट्रेड हमारा है उनका है, और जो S&P का जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, इन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग को, लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेट को B- से BBB कर दिया और शॉर्ट टर्म को A2 से A3 कर दिया। जो बैड इकोनॉमिक का ठप्पा लगाने का प्रयास किया था ट्रंप महोदय ने, उस पर करारा चोट है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और उसके ऊपर ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। साथ में प्रधानमंत्री ने इस समस्या की तरफ चिन्हित करते हुए साफ कहा कि इसका समस्या का समाधान हम कैसे, चुनौती का सामना कैसे करेंगे, तो हम आत्मनिर्भर बने और लकीर लंबी करें अपने उत्पादन से, अपने सेवाओं से, और सही रूप से सही दिशा में आगे बढ़ते हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं और जोड़ दूं यहां पर, जो जमाई टोला का जिक्र किया था अभी रंजीत भाई ने, कि जमाई टोला, देखिए जमाई टोला का ये प्रचलित क्यों है ये फ्रेज, उसका रीजन ये है कि जमाई मतलब दामाद, जो उत्तर भारत में दामाद की जो पोजीशन है फैमिली में बहुत ऊंची मानी जाती है हमारी सनातन परंपराओं के हिसाब से। लेकिन उसके पीछे यहां पर क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि जमाई के लिए हर चीज, हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भारत में जो भी लोग आए हैं जमाई टोला में शामिल हुए, उनको मुफ्त सब्सिडी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, तो सब सुविधाएं मिल रही हैं। और एक बात और, तब 3% जीडीपी का हमारा सब्सिडी में जा रहा है। अगर सोचिए यही 3% जीडीपी का हमारे पास होता, हम और विकास कार्यों की तरफ और तेजी से आगे बढ़ते, और शायद भारत जो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें उसकी गति और ज्यादा होती। और आज जब ये, मैं तो सोच रहा हूं कि अब देखना है कि ऑपोजिशन और आरएसएस का जिक्र हुआ है, और ये कहा गया है कि इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला 100 साल जो पूरा कर रहा है वो संगठन विश्व के सबसे बड़े एनजीओज में इसका शुमार किया जा सकता है। आरएसएस का भी विशेष रूप से जिक्र किया जाना लाल किले की प्राचीर से। रंजीत जी। हाँ बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए भी है क्योंकि 100 साल तो ठीक है, बिल्कुल एक मौका बनता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है दिनेश की, जिस तरीके से एक सेल्फलेस सर्विस जिसको कहते हैं, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा, इस अगर मामले में देखा जाए तो आरएसएस का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 सालों में 1925 से लेकर 2025 100 साल पूरे हो गए। 100 सालों में आप देखेंगे तो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी ऐसी श्रृंखला आपको दिखेगी, जब भी राष्ट्र को जिस भी मौके पे, जिस भी तरीके से जरूरत थी, आरएसएस के लोगों ने, उसके स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर अपनी भागीदारी दी, चाहे वो युद्ध का मौका हो, चाहे वो आपदा का मौका हो, और चाहे राष्ट्र निर्माण के जो दूसरे पहलू हैं, जिसमें कि चरित्र निर्माण से लेकर और इसका उल्लेख किया, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। यस, हाँ, और चाहे उसमें जो राष्ट्रवादी भावना जगाने, उसको बढ़ाने की जो पूरी मुहिम है, जिस तरीके से आरएसएस ने चलाई है पिछले 100 सालों में, तो राष्ट्र निर्माण में अगर कुछ संगठनों की भूमिका के बारे में जब भी जिक्र होगा, आरएसएस के योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और जब यह कहा गया कि हर एक वर्ग भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, उसमें ऋषियों मुनियों का भी जिक्र आया। उसमें कहा गया कि इस देश के सैनिक हों, इस देश के मजदूर हों, इस देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उसी में वो उन्होंने जिक्र किया ऋषियों मुनियों का भी। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके हिसाब से भाषण का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या आप मानते हैं? देखिए, सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना। स्वतंत्र भारत में आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम उनको भी आज नमन करें, हमारे देश के अंदर जिनकी वजह से हमारे इस स्वतंत्र हवा में सांस लेने के लिए बने, तो उनको नमन करना चाहिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद अवश्य करना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पूरा भाषण जो प्रधानमंत्री जी का रहा उस लाल किले की प्राचीर से, आज ऐसा रहा कि आपको पता भी नहीं चला कि वो 100 मिनट कब पार हो गए। इतनी, आप ये सोचे कि मुझे ऐसा एक भी शब्द नहीं लगा कि जिसके अंदर जो प्रेरणा को जगाने वाला ना हो, जो देश के अंदर
एक नव ऊर्जा का संचार करने वाला ना हो, और पूरी तरह से भारत को एक करने के लिए आज पूरा, मैं कहूंगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर विषय को प्रधानमंत्री आपदाओं के ऊपर हो चाहे कुछ भी हो, सबको साथ लेकर एक साथ चलने के लिए जो भारत की नीति रही है हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की, उसका आज एक प्रतिपादक इस प्रधानमंत्री जी के जो आज वहां उद्घोष हुआ उससे हमको समझ में आना चाहिए। आपके सिग्नल्स में कुछ दोबारा जोड़। हाँ, सो मुख्य जो मैं जहां तक समझता हूं दिनेश, एक बात जो इसमें प्रधानमंत्री के भाषण में साफ साफ दिखती है कि जो प्रधानमंत्री का भाषण है वो अतीत से ज्यादा वो भविष्य की तरफ देख रहा है। उसमें भविष्य की संकल्पना है, उसके सपने हैं, इस देश की आकांक्षाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का की जो उम्मीदें हैं, वो उसमें उसके अक्स दिखता है। जब ये कहा जाता है कि मूड ऑफ द नेशन रिफ्लेक्ट होता है प्रधानमंत्री के भाषण में, वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देखिए कि आज इस देश को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रधानमंत्री का जोर उस पर सबसे ज्यादा था। भाषण सबसे ज्यादा समय उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, भारत को एक ऐसा देश जो अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर मोहताज नहीं हो, एक ऐसा देश बनाने के लिए जो कुछ किए जाने की जरूरत है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे किसानों की समस्या, फर्टिलाइजर जैसी छोटी समस्या हो, या स्पेस साइंस में हम अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर पाए दुनिया में, इसके लिए भी जो मिशन चलाने की जरूरत है, उस सब पे उन्होंने जोर दिया। उन्होंने सेमीकंडक्टर की बात की। उन्होंने कहा कि भाई 60 साल तक इस देश में फाइलें घूमती रही सेमीकंडक्टर को लेकर, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और इस बीच में दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे देशों ने सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया और हम सोचते रह गए। आज हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन एनर्जी, आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य भारत ने 2030 तक रखा था, उसको 2025 में ही हमने उसको हासिल कर लिया है। और 2030 तक हम, जाहिर सी बात है कि नए प्रतिमान गढ़ेंगे उस क्षेत्र में भी। उसी ढंग से उन्होंने कहा कि भाई जो बहुत बड़ी हमारी जरूरत है वो है जेट इंजन। भाई आप देखिए कि हम जो LCA बना रहे हैं या जो भी हम अपना कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उसका जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंजन। और इंजन पे निर्भरता नहीं हमें अपना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के मोर्चे पर पीछे छोड़ रखा है। जब तक हम जेट इंजन नहीं बना लेते, तब तक वो जो पूरा हम फ्यूसिलेज उसका जो ढांचा बना लें, उसका सॉफ्टवेयर बना लें, उसमें तो हमारी महारत है, उसमें तो हमारा कोई शानी ही नहीं है। लेकिन जब तक हम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो जेट इंजन बनाने की जो दक्षता है, वो हासिल नहीं करते हैं, तब तक हम इसमें पिछड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने मिशन रखा। देश के युवाओं का, इंजीनियरों का उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप अगर चाह ले तो क्या नामुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, फिर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते हम अपने यहां। तो उस पर बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भाई AI से लेकर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर सोलर एनर्जी से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर कि जिसके जरिए दुनिया में जो चौथी औद्योगिक क्रांति आ सकती है या आने वाली है ना, वो सारी टेक्नोलॉजी जिसमें कि AI है, चाहे उसमें आप मशीन लर्निंग है, बिग डेटा है, 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार बनेंगी, उसके लिए बेस तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि भाई इन सारे सेक्टर्स में भारत के इंजीनियर्स और युवाओं को सामने आकर इस देश को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के भाषण में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। उन्होंने कहा, सारी पार्टियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाई देश तो सबका है, राजनीति हमारी अलग अलग है, अपनी अपनी होगी, लेकिन देश तो सबका है ना भाई। आइए सब मिलकर विकसित भारत के इस सपने में अपना होम करें, अपनी आहुति डालें। ये यज्ञ है और इसको अगर सफल बनाना है तो सबको अपनी अपनी हिस्से की आहुति डालनी पड़ेगी। ये देश रहना चाहिए वाली जो भावना है, ये क्या दलगत राजनीति से हटके अपने लिए जो हम अपने देश के तौर पर एक डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि हम कब तक में समृद्ध और विकसित हो जाएंगे। गीतांजलि जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई अब सारे कदम उस दिशा में चल पड़ेंगे? क्योंकि एक बड़ा संकट है इस बात का कि हमारी डाइवर्सिटी हमारी मजबूती है, लेकिन कई बार हमारा जो दलगत सोच है वो बहुत बड़ी बाधा है देश के विकास की राह में। देखिए दिनेश जी, मैं कहना चाहूंगी, जब चल पड़े हैं तो मंजिल को पाएंगे जरूर। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि क्या मुश्किल नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो चांद के लिए आज हम सोच रहे हैं कि हम चांद पे जाएंगे। तो अगर ऐसा
हमने ठान लिया है और अगर उसमें युवा से लेके हर सेक्टर जोड़ दिया गया है कि हाँ, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी या जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन टू लोकलाइजेशन, स्टार्टअप से लेके प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं ओपन हूं किसी भी तरीके से, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई भी थॉट अपना शेयर या आइडिया बताना चाहता है, सब चीजों के लिए एक आइडिया तो उन्होंने आज खुद ही दे दिया गीतांजलि जी, और बड़ा गजब का आइडिया था कि अपनी दुकान पे आप स्वदेशी क्यों नहीं लिख सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं एक और चीज यहां कहना चाहूंगी कि दाव पर अब सब कुछ लगा है, दाव पर अब सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर अब झुक नहीं सकते। ये पॉलिटिकल विल ऑपरेशन सिंदूर से लेके आत्मनिर्भर भारत से लेके मेक इन इंडिया कैंपेन से हर किसी चीज में आज भारत में बहुत ही तरीके से विजिबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है आज इस देश में। नहीं, और आप लोगों की बदौलत आप ये तमगे जो आपके कांधे के पास हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे भी हमको उन तमगों के साथ और कर्नल उत्कर्ष भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने जो किया है, वो लोग जो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं, उन तमाम लोगों की बदौलत, जिनकी बदौलत आज देश सुरक्षित है और सुरक्षा चक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप लोग हमेशा से रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी कृतज्ञता हम पूरे देश की तरफ से ज्ञापित करते हैं, आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने लगातार इस देश का मस्तक ऊपर रखा है। लेकिन कर्नल उत्कर्ष यहाँ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, देश की प्रगति में सभी का योगदान होता है। मैं तो ये कहूँगा कि सशस्त्र सेनाओं की एक भूमिका होती है, लेकिन हर किसी के, हर स्त्री पुरुष के पुरुषार्थ से देश आगे बढ़ता है। आज हमें सबको, चाहे वो आज की तारीख में अभी खेतों में काम कर रहा हो या डेयरी में काम कर रहा हो, कारखाने में काम कर रहा हो या घर का काम कर रहा हो, इन सभी के पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ते हैं। और यही एक हमारा जज्बा है कि हर सबका देश है। और इसलिए कहने की बात यह है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें शायद कोई तमगे से नहीं नवाजता, लेकिन आज वो दिन है कि उनके पुरुषार्थ की कदर की जाए, उसे सलाम किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो हम सब आज कृतज्ञ हैं राष्ट्र के उन सारे नायकों के प्रति जिन्होंने कि इस देश को आगे बढ़ाने और हमें गर्व करने का मौका दिया है। और एक बार फिर से